हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्र इको का दूसरा लेसन, जो हमने पहले स्टार्ट कर दिया था वृद्धि और विकास के निर्देशन में। आज हम उसी का भाग 2 विकास के निर्देशक पढ़ेंगे। देश के आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितनी तेजी से हुआ है, देश में आर्थिक विकास का स्तर कितना है, यह जानने और उसको मापने के लिए कुछ तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब ऐसे तो किसी को मालूम नहीं चलता कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके आर्थिक विकास का स्तर उसको जानने के लिए एक मापदंड की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे तत्वों या बातों को आर्थिक विकास के निर्देशक, मापदंड या कक्षा के रूप में भी जाना जाता है। यानी कक्षा से मतलब होता है यहाँ पे कि कितना मापदंड बढ़ा है या घटा है। आर्थिक विकास की दर और आर्थिक विकास की कक्षा को मापने वाले तत्व ऐसे हैं कि उन्हें संख्या या अंकों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास के निर्देशकों द्वारा किसी दो समयावधि के बीच दो देशों अथवा दो राज्यों के आर्थिक विकास की तुलना की जा सकती है। हम तुलना अपने खुद के देश के लिए तो हम सिर्फ आर्थिक विकास की जानकारी रखते हैं, लेकिन हमें जब जानकारी प्राप्त करनी हो कि हमारा आर्थिक विकास किसी और देशों से कैसा हो, तो हम दो देशों, दो राज्यों, इनके बीच में आर्थिक विकास की जब तुलना करते हैं तब उसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि हमारा देश कितना आर्थिक विकास कर रहा है। जिस प्रकार थर्मामीटर शरीर के तापमान में हुए बदलाव को मापता है और नोट करता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, उसी प्रकार से तत्व देश के विकास को मापते हैं। आर्थिक विकास के कुछ निर्देशक निम्नलिखित है। इसमें है पहला राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, तीसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का आंक और चौथा है मानव विकास का आंक। तो अभी हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, जिसके द्वारा हमें किसकी जानकारी मिलेगी, आर्थिक विकास की। इस निर्देशक के अनुसार यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक लगातार वृद्धि हो रही है, निरंतर यानी लगातार वृद्धि हो रही हो, तो आर्थिक विकास हुआ है ऐसा माना जाता है। यानी लंबे समय तक अगर हमारी लगातार आर्थिक वृद्धि होती रहती है, अच्छा लोगों का जीवन स्तर होता रहता है, इसका मतलब होता है कि हमारा आर्थिक विकास भी हो रहा है, हमारा देश आर्थिक विकास कर रहा है। यदि राष्ट्रीय आय ऊंची दर से बड़ी हो तो विकास दर भी ऊंचा माना जाएगा, और यदि राष्ट्रीय आय नीची दर से हो तो विकास की दर भी नीची मानी जाती है। और यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि न हुई हो तो वह स्थिरता यानी ना बढ़ा है ना घटा है, स्थिर है, उस दशा को दर्शाता है। यदि राष्ट्रीय आय में कमी हुई है तो वह आर्थिक विकास से पीछे है, ऐसी स्थिति मानी जाएगी। इस मापदंड के अनुसार मौद्रिक आय नहीं बल्कि वास्तविक आय को ध्यान में रखने से राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भाव पर नहीं बल्कि स्थिर भाव पर की जाती है, क्योंकि बाजार का भाव तो दिन प्रतिदिन घटता और बढ़ता रहता है, तो हम उससे अपने आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अनुसूची तालिका द्वारा प्रस्तुतिकरण। विश्व के कुछ देशों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर दूसरे कई देशों की राष्ट्रीय आय की वृद्धि की तुलना में अधिक होती है। यह आपके पास अनुसूची 2.1 दिया हुआ है, इसमें साइड में देशों के नाम है और फिर उनके ही सामने राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर जो साल में कितने प्रतिशत हुई थी, यह हमारे पास है 2014 की राष्ट्रीय आय। नॉर्वे की वार्षिक राष्ट्रीय आय कितनी थी प्रतिशत में, 2.2, अमेरिका की 2.4, श्रीलंका की 4.5, ये हमारी 2014 की 2014 की वर्ष की बताई गई है। चीन की 7.3, भारत की 7.3 और पाकिस्तान की 4.7। विश्व के कुछ देशों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर दूसरे कई देशों की आय की तुलना में अधिक है, जिससे कहा जा सकता है कि उनकी विकास की दर भी अधिक है। अनुसूची तालिका में देखा गया कि नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका, पाकिस्तान की तुलना में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर ऊंची है, जिससे कहा जा सकता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर भी इन देशों की तुलना में ऊंची है, क्योंकि उसकी कितनी है, 7.3। आज भारत विश्व में तेजी से विकास करता हुआ अर्थतंत्र में गिना जाता है। यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि नॉर्वे और अमेरिका पहले खूब विकास कर चुके हैं और अभी भी वह दूसरे और तीसरे नंबर पर ही है।
इसीलिए प्रतिशत की दर से विकास भी उन्हीं देशों का हो रहा है। अब है मर्यादाएं और सीमाएं यानी लिमिटेशन। इस प्रकार राष्ट्रीय आय को विकास के निर्देशक के रूप में स्वीकार करने में कुछ मर्यादाएं हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है राष्ट्रीय आय की सही गणना में मुश्किलें, यानी राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो एकदम सही नहीं होती है, इसलिए भी मुश्किलें आती है कि हमारा आर्थिक विकास राष्ट्र का सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। दोहरी गणना, स्व उपयोग की वस्तुएं, घिसाई जानने में मुश्किलें, गैर कानूनी आय कर टालना, कर चोरी जैसी प्रवृत्तियां, वस्तु विनिमय पद्धति, निरक्षरता, एक से अधिक व्यवसाय में संलग्न लोग जैसे कारणों से देश की सही राष्ट्रीय आय, उसकी सही वृद्धि दर नहीं जानी जा सकती, जिससे राष्ट्रीय आय को सही मापदंड नहीं मिल पाता है। दूसरा पॉइंट है, पहला इसमें राष्ट्रीय आय की सही गणना में मुश्किलें क्यों होती है? क्योंकि लोग है ना कर की चोरी करते हैं, सही इनकम नहीं बताते हैं, गैर कानूनी तरीके से इनकम प्राप्त करते हैं तो वो नहीं बताते, वो छुपा लेते हैं। अपने स्वयं की जो वस्तु उपयोग में ली गई उसका सही से मापतोल नहीं बताया जाता है। दोहरी गणना मतलब एक ही वस्तु की बार बार में से गणना करके भी बताया जाता है, तो वो एग्जैक्ट जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो होने में मुश्किलें होती है। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या। सिर्फ राष्ट्रीय आय जान लेने से विकास का सही ख्याल नहीं आ सकता, क्योंकि संबंधित देश की जनसंख्या को ध्यान में रखना चाहिए। देश की तुलना में देश की राष्ट्रीय आय को देश का विकास हो देश की तुलना में अधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि देश की राष्ट्रीय आय के साथ देश की जनसंख्या भी खूब तेजी से बढ़ रही हो तो विकास देश से अधिक हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आर्थिक विकास कैसे कह सकते हैं? जब तक कि जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं हो। जब जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है तो आर्थिक विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसकी सही तरीके से गणना नहीं की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियाँ। राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियों का विश्व में उपयोग होता है, जिसमें उत्पादन, आय और खर्च की पद्धति मुख्य है। यानी उत्पादन कौन सा है, उससे क्या इनकम होती है, उसमें खर्चा किस प्रकार से हो रहा है। किसी एक पद्धति की तुलना में दूसरी पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में अंतर दिखाई देता है। सभी देश अलग अलग पद्धतियों से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने का कार्य भी मुश्किल हो जाता है। अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में हमने जो सीमाएं थी उसमें राष्ट्रीय आय की सही गणना में मुश्किल, जनसंख्या और राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग जो पद्धतियाँ होती हैं, इस कारण से हमारे देश के राष्ट्रीय आय यानी उसका जो विकास है, आर्थिक विकास, उसकी सही जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। अब है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर। इस निर्देशक के अनुसार यदि देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक निरंतर वृद्धि होती रहे तो आर्थिक विकास हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अर्थात औसत प्रति व्यक्ति आय देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो औसत प्राप्त होता है वो होती है हमारी प्रति व्यक्ति आय। इस प्रकार निर्देशक देश की जनसंख्या को ध्यान में रखता है और इस दृष्टिकोण से वह राष्ट्रीय आय निर्देशक की तुलना में भी अधिक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निशान भी प्रति व्यक्ति आय को निशान में महान ऐसे गणमान्य व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय को निर्देशक के रूप में स्वीकार करने की हिमायत देते हैं। राष्ट्रीय आय की तरह ही प्रति व्यक्ति आय अधिक हो और वृद्धि दर ऊंची हो तो देश की विकास दर ऊंची मानी जाती है। यदि प्रति व्यक्ति आय नीची दर से बढ़े तो विकास की दर नीची मानी जाती है, और यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न होती हो तो विकास में स्थिरता की स्थिति आई है, यानी ना बढ़त है ना ही घट रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। यदि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय घटती हो तो विकास में पिछड़ेपन की स्थिति का आभास होता है, क्योंकि जब प्रति व्यक्ति आय नहीं रहेगी, लोगों के पास कम होती जाएगी, तो उनका विकास भी धीरे धीरे कम होएगा और उनके विकास के कारण ही देश का आर्थिक विकास भी पीछे की ओर चला जाएगा, यानी पिछड़ेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आर्थिक विकास का अंतिम उद्देश्य जीवन स्तर सुधार का मानव विकास को ऊंचा ले जाना है। सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास क्या होता है कि जो व्यक्ति का जीवन स्तर उसमें बदलाव करके, उसमें सुधार ला करके उन्हें भी ऊंचा कर सके, ताकि लोग अपने सभी
आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से कर सके। उसके लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उनका श्रेष्ठ निर्देशक है। अगर लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो अपने आप ही उनका जीवन स्तर भी अच्छा होने लग जाता है। यदि विकास से लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरता है तो यही अर्थ में वह विकास भी नहीं है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही प्रजा के भौतिक कल्याण में हुई वृद्धि अधिक सही निर्देशक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि व्यक्ति के भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लाती है, जिसके कारण यह विकास का सही मापदंड है। व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ोतरी होती तो वह अपनी जीवन उपयोगी वस्तुओं का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, अच्छे से वो खरीद सकते हैं, यानी अपने जीवन स्तर को वो ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं अगर उनकी प्रति व्यक्ति इनकम में वृद्धि होती है तो। उसके बाद है अनुसूची द्वारा प्रस्तुतिकरण। अनुसूची में देखा जा सकता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय ये 2014 में का राष्ट्रीय आय का बताया गया है। प्रति व्यक्ति आय 2014 में समकक्ष शक्ति के मापदंड के अनुसार 5,497 अमेरिकन डॉलर है, जो नॉर्वे, अमेरिका, चीन, श्रीलंका की तुलना में सबसे कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय नॉर्वे से 11 से 12 गुना कम है, यानी हमारे जो भारत के प्रति व्यक्ति जो इनकम है और देशों से कम है। हमारे लोगों को यहाँ पे इनकम कम मिलती है, यानी नॉर्वे का विकास दर भारत से 11 से 12 गुना अधिक है। अब जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है तो उनका विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है। उनका विकास कब अच्छा होता है? उनके देश की आर्थिक स्थिति जब अच्छी होती है, उनका आर्थिक विकास जब ऊंचा होता है, ऐसा कहा जाएगा। परंतु भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर ऊंची है, जिससे विकास तेजी से हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। ये आपके पास तालिका सामने दी हुई है। तो 2.2 इसमें एक साइड में देश है, दूसरे इसमें क्या दिया गया है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है ना US डॉलर में बताई गई है 2014 की। विश्व बैंक और आर्थिक सर्वे जब सर्वे किया गया था 2015 से 16 यानी दोनों सालों में 2015 का सर्वे का आकलन बताया हुआ है ये कि किस प्रकार से वृद्धि दर प्रतिशत में बढ़ेगी। अब इसकी मर्यादाएं। प्रति व्यक्ति आय के निर्देशक की मर्यादाएं निम्नलिखित है। सिर्फ अनुमान, यानी सिर्फ हम जहाँ सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्ट हमको कोई चीज़ का मालूम नहीं होता है। देश की राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष गिनी जाती है। हर साल राष्ट्रीय आय को ध्यान में लिया जाता है, गणना की जाती है, जिससे उसके आंकड़े हमें लगभग सही प्राप्त होते हैं। परंतु देश की जनसंख्या प्रति वर्ष नहीं गिनी जाती भारत में, क्योंकि ये जनसंख्या हमेशा 10 साल में जनगणना की जाती है, तब हमें मालूम चलता है। भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष पर होती है, अर्थात बाकी के वर्षों में जनसंख्या के आंकड़े सिर्फ एक अनुमान यानी अंदाजा लगा करके ही हम बताते हैं, जिससे सही रूप से प्रति व्यक्ति आय की जानकारी हमें नहीं हो पाती है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय गणना करने में परेशानी। राष्ट्रीय आय की गणना करने में उत्पन्न परेशानी हमने देखी, उसी प्रकार प्रति वर्ष आय चालू भाव पर गिने या स्थिर भाव पर, उसको परेशानी के कारण सही स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं होती। थर्ड पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय सिर्फ औसत दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय ये सिर्फ औसत आय दर्शाता है। यह औसत के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता अथवा देश के विकास का स्तर नहीं गिना जा सकता। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और देश में आय का वितरण समान रूप से हो, मतलब लोगों की इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उसके आय भी समान रूप से सभी को दी जाए, तो आर्थिक विकास हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। यदि वितरण असमान हुआ हो तो आर्थिक विकास नहीं हुआ है, यानी सभी को समान वेतन नहीं मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक विकास भी नहीं हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय रूपी निर्देश भी क्या है? दोषपूर्ण है, उनमें भी खामियां हैं। फोर्थ पॉइंट है तुलना करने में परेशानी। दुनिया के देशों की प्रति व्यक्ति आय उनके देश के चलन मुद्रा में होती है, यानी उस समय जो देश की कौन सी जो मुद्रा चल रही है उस पर निर्भर होती है, जिससे सर्वप्रथम अमेरिकन डॉलर में परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि अपने देश की मुद्रा को डॉलर में परिवर्तन करके किया जाता है। उसके बाद
कि किस देश का आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ। दुनिया के सभी देश अपनी विनिमय दरों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे उनकी सही विनिमय दर नहीं गिनी जा सकती। इससे इन देशों की सही तुलना नहीं की जा सकती है। और अब है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है भ्रमित निर्देशक। प्रति व्यक्ति आय जितनी आय देश के सभी नागरिकों को प्राप्त हो ऐसा नहीं होता। प्रति व्यक्ति आय के निर्देशक जितना दर्शाते हैं उससे ज़्यादा छिपाते हैं, जिसके कारण यह सही निर्देशक नहीं होते। लोग अपनी जो इनकम होती है, जो प्रति व्यक्ति जो आय होती है, वो एग्जैक्ट सभी लोग सही नहीं बताते। उसका कारण क्या होता है कि इनकम टैक्स यानी उनको कर का सामना करना पड़ता है, तो कर की चोरी छुपाने के लिए वो अपनी आय उजागर नहीं करते, एग्जैक्ट आय नहीं बताते हैं। अब है जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार। आर्थिक विकास का उद्देश्य हमेशा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना होता है। यानी लोगों का जीवन स्तर कब अच्छा होगा? जब आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास का मतलब लोगों की प्रति व्यक्ति आय में, इनकम में उनकी बढ़ोतरी होगी, तो उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा यानी उच्च हो जाएगा। इसीलिए किसी भी देश में आर्थिक विकास हुआ है या दूसरे देशों की तुलना में कितना अधिक या कम, उसे मापने के लिए मानव के जीवन की भौतिक गुणवत्ता को निर्देशक के रूप में स्वीकार किया गया है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता अर्थात क्या है? यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता किसे कहते हैं या ये क्या होती है? मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता विविध वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के स्तर पर आधारित है। उपयोग का स्तर अर्थात किसी एक समय अवधि में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा, यानी समय कौन सा होता है? एक ही समय होता है, उसमें एक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति, उन समस्त व्यक्तियों के जो वस्तुएं जो उनके उपयोग में ली गई है, भौतिक वस्तुएं सेवाएं, उनके ऊपर आधारित होता है कि वो कितना उपयोग में ले सकते हैं या ले रहे हैं। उपयोग में लिया गया भोजन, ईंधन और अन्य बिन टिकाऊ वस्तुएं, बिन टिकाऊ जो कुछ समय के बाद खराब हो जाती है, जैसे दही, पनीर। सेकंड है उपयोग में ली गई टिकाऊ और अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, जो लंबे समय तक चलने वाली वस्तुएं वो होती है टिकाऊ वस्तुएं। उपयोग में थर्ड पॉइंट है उपयोग में ली गई सेवाओं का समूह। यह उपयोग का स्तर अथवा जीवन स्तर उनके जीवन की भौतिक गुणवत्ता को निश्चित करता है। जिसे उपयोग का स्तर या जीवन स्तर को जीवन की भौतिक गुणवत्ता के रूप में भी जाना जाता है। देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठे तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता में समाहित बातें, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंतर्गत समाहित है यानी आती है। किसी एक वर्ष की समयावधि में देश के लोगों के द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं और सेवाओं का समूह मानव की भौतिक गुणवत्ता निश्चित करती है। इन वस्तुओं और सेवाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों का समावेश होता है। भोजन। भोजन क्यों किया जाता है? कैलोरी, प्रोटीन, चर्बी, इन सब के कारण। सेकंड है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की सेवाएं। ये किस प्रकार की सेवाएं? जो जनसंख्या पर प्रति डॉक्टर का अनुपात के द्वारा बताया जाता है। थर्ड पॉइंट है आवास और कपड़े, यानी कमरों की संख्या। अब जितने लोग हैं उतने हैं या नहीं है, उनके पास प्रति कमरा औसत व्यक्ति की गणना की जाती है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा मनोरंजन, यानी कितने प्रतिशत आबादी को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्हें मनोरंजन के लिए टीवी, थिएटर इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त है। फिफ्थ पॉइंट है परिवहन और सूचना प्रसारण सेवाएं। प्रति आबादी सड़क, रेलवे की लंबाई, टेलीफोन की संख्या। ये सब चीज़ें हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता को, इसके अंतर्गत ये सब सेवाएं मापी जाती है। 6 पॉइंट है ऊर्जा शक्ति, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग, यानी प्रति व्यक्ति कितनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने लिए ऊर्जा शक्ति की उपयोगिता करनी है। 7th है देश की जनसंख्या को प्राप्त पीने का शुद्ध पानी। ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी मिलता है? कई ऐसे हैं जिन्हें नदी नालों के द्वारा भी अपने पानी पी करके अपनी प्यास बुझानी होती है। औसत आयु, यानी ऐसी किस प्रकार की, यानी भौतिक जीवन की भौतिक गुणवत्ता में ये भी शामिल है कि औसत आयु कितनी, यानी कितनी एज ऐसी है जिसमें कि लोग जीते हैं या
मतलब जिंदा रह सकते हैं, ऐसे एवरेज एज। बाल मृत्यु का अनुपात यानी जो बचपन में ही ये बच्चे ख़त्म हो जाते हैं उनकी अपेक्षा आयु का अनुपात। ड्रेनेज यानी गटर की सुविधा, यानी आज ऐसे कई स्थान, कितने स्थान ऐसे हैं जहाँ पे कि ड्रेनेज की सुविधाएं उपलब्ध हुई है। यदि उपरोक्त 10 बातों में सुधार हो रहा है, यानी ये जो हमने अभी ऊपर 10 पॉइंट पढ़े, अगर इन सभी में सुधार हो रहा है, सभी सही है, तो देश में मानव जीवन की गुणवत्ता सुधरी है। अगर सब चीज़ सही है तो ऐसा कहा जा सकता है। यदि सुधार ना हुआ हो तो कौन से क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है, यानी इन 10 पॉइंट्स में ऐसा कौन सा है जिसमें सुधार नहीं हो रहा है या कौन से में सुधार करना अति आवश्यक है। यह जानकर उनके उपाय आयोजित कर देश के विकास में वृद्धि की जा सकती है। यानी अगर इनमें जो खामियां हैं, जो हमारे पॉइंट्स नहीं सही से उपयोग में किए जा रहे, तो उनमें सुधार किया जा सकता है और उनके सुधार के जरिए हमारे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि भी की जा सकती है। मानव जीवन के किसी भी निर्देशक को सापेक्ष रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। सर्वाधिक मूल्य वाले निर्देशकों को 100 का आंक दिया जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सुधार पर विकासशील देश अब अधिक ध्यान दे रहे हैं। यानी सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दे रहे हैं? जो लोगों के जो जीवन की भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, उन्हें किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों का ध्यान रखा जाए कि देश का विकास हो और उनका विकास हो, साथ में अपना सबका आर्थिक विकास हो, ताकि लोगों के प्रति व्यक्ति इनकम के साथ साथ उनके उच्च स्तर का जीवन भी वो यापन कर सके। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI, ये इसकी फुल फॉर्म है, PQLI। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से आर्थिक विकास के सही निर्देशक नहीं है। उनकी अनेक मर्यादाएं हैं। सीमाएं मीन्स मर्यादा मीन्स सीमा। देश की बढ़ती आय कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो तो विकास सही नहीं है। यानी कुछ लोगों के हाथ में ही अगर ऐसा हो कि देश की आय बढ़ रही है, तो वो अगर कुछ लोगों के हाथ में है तो वो विकास संभव नहीं हो सकता। देश के विकास की संकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करे, नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकता पूरी हो। इस बात को ध्यान में रखकर अर्थशास्त्री डेविस मॉरिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक को प्रस्तुत किया है, जिसे संक्षेप में PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं। अंडरलाइन यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक। इस आंक में मानव जीवन के भौतिक गुणवत्ता में सुधार को आर्थिक विकास कहा जाता है। यानी जो भौतिक गुणवत्ता का विकास है उसमें अगर सुधार किया जाए तो वो क्या है? आर्थिक विकास। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का स्तर आर्थिक विकास का स्तर दर्शाता है। किसी एक देश या राज्य में दूसरे देश या राज्य की तुलना में मानव जीवन की भौतिक गुणवत्ता श्रेष्ठ हो तो उसका अर्थ यह हुआ कि देश या राज्य में आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा है। भौतिक जीवन की गुणवत्ता मापने के लिए 3 स्तर दर्शाए गए हैं, जो ये हम कल पढ़ेंगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक में समाहित 3 घटक: शिक्षा, अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।